ये तो फर्स्ट कैटेगरी के जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए हुआ। हम लोगों का क्या, जिन्हें सेकंड कैटेगरी का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का प्रॉब्लम है पेपर राइटिंग में, तो चिंटू तू टेंशन मत ले, मैं तुझे कुछ टिप्स देता हूँ, ये तू ध्यान में रखना। और पेपर में, सिर्फ पेपर में ही नहीं बल्कि इनको अप्लाई करना बिल्कुल आज से ही शुरू कर दे। हम लोग जब घर पे लिखेंगे, कहीं पे टेस्ट सीरीज लगेंगे, वहां पर जब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जब फाइनल एग्जाम में देंगे, तब ये चीज हम लोगों को यूज टू हो जानी चाहिए, जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इंस्टीट्यूट का पेपर का जनरली जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है कि 60 मार्क के इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि मॉड्यूल पीएम या फिर आरटीपी से आते हैं। 20 मार्क का थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और सिर्फ 15 से 20 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोगों को देखे नहीं होते या फिर थोड़ा कुछ नए एडजस्टमेंट्स इसमें होती है। और हम लोग अटकते कौन से क्वेश्चन पर है, इन्हीं पर है। और हम लोगों का मॉरल डाउन इन्हीं क्वेश्चन से होता है, इस 20 मार्क की वजह से। जनरली ये जो क्वेश्चन है, एक एनालिसिस कुछ ऐसा रहा है कि इंस्टीट्यूट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में डालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम लोगों को ये जो 20 मार्क है, ये इससे हम लोगों का हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, बल्कि इससे हम लोगों को खुश होना है। यस, यार अच्छा हुआ ये, अब ये मुझे 100 में से 20 मार्क का ऐसा क्वेश्चन है जो कि आ ही नहीं रहा है, तो 80 मार्क का लिखना है, 3 घंटे 80 मार्क। और अब मैं इस 80 मार्क को और भी इफेक्टिवली लिख सकता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये जो 60 मार्क का है, 60 मार्क का हर पेपर में क्वेश्चन इजी रहेंगे, हर पेपर में, आठों के आठों पेपर में ऐसा ही होता है। सिर्फ एक आधा जो क्वेश्चन होता है, माइट भी जो 8 में से जो एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, उसमें 40 मार्क का डिफिकल्ट देते हैं। और बहुत ही कम ऐसा पेपर होता है जो कि हम लोग, मतलब हम लोगों का देखा होता है पीएम या फिर मॉड्यूल से एज इट इज आता है। तो उस केस में हम लोग ने अगर 40 भी अगर स्कोर कर दिए तो भी दैट्स फाइन। अब आती है बात, जो डिफिकल्ट जो क्वेश्चन था, वो 20 मार्क का जो डिफिकल्ट जो क्वेश्चन आया है, दोस्तों अगर ये 20 मार्क अगर हम लोगों को इसमें से अगर 4 मार्क भी अगर या 5 मार्क भी अगर हम लोगों ने स्कोर कर लिए तो भी वो सुपर बोनस है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये 60 और 20 में से हम लोग 20 या फिर 15 मिनिमम स्कोर करेंगे, प्लस ये 5-6 मार्क, तो हम लोग 70 से 80 मार्क के आसपास में आराम से, बल्कि बिल्कुल ही फ्लुएंटली हम लोग स्कोर कर सकते हैं। अभी बात है दूसरा पॉइंट कि इस चीज को हम लोग टैकल कैसे करें। तो मेरा एक जो मैंने जो फॉलो किया अपने एग्जाम में, मैं हर पेपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ना शुरू करता था, क्योंकि जनरली जो इंस्टीट्यूट है वो पहले डालती है डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो मैं आधे बीच में से पढ़ना शुरू करता था, 5 6 7 देयर आफ्टर 1 2 3। तो एक जस्ट ये, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप आपकी तरफ से और कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। ये जस्ट एक एडवाइस है मेरी साइड से कि आप कुछ इस तरीके से अपने लिए डिजाइन कर सकते हो और इसको प्रैक्टिस करो। दोस्तों इसके अलावा आता है कैलकुलेटर का यूज। अब जैसे एग्जाम में हम लोग जब कैलकुलेटर जब यूज करते हैं, तो हम लोग राइट हैंडेड जो होते हैं, राइट हैंड से कैलकुलेटर यूज करते हैं, राइट हैंड से पेन से भी लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, 3 घंटे हमारा हाथ जो है वो दुखने लग जाता है, उसको रेस्ट नहीं मिलता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस किए थे मैंने अपने एग्जाम में, और मैं लेफ्ट हैंड से कैलकुलेटर ऑपरेट करता था। तो इससे क्या होता था, जब कैलकुलेशन जो पार्ट है, जो कैलकुलेशन पॉइंट है, उस टाइम के लिए मुझे राइट हैंड को आराम मिल जाता था, उतना ही 2 सेकंड का ही सही, बट उसको उतना रेस्ट मिल जाता है। तो अग्री करोगे कि आपकी भी राइटिंग प्रैक्टिस में इससे फर्क पड़ रहा है। अब आता है दोस्तों तीसरा पॉइंट कि हम लोगों को जब बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो हम लोग क्या करें। 10 मार्क का क्वेश्चन था, उसके लिए हम लोगों ने 15 मिनट डिसाइड किए थे, बट 15 मिनट में वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, वही क्वेश्चन को कंप्लीट करने के पीछे जाए या फिर वो क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़े। दोस्तों मैं सेकंड पॉइंट को फॉलो करता हूँ कि हम लोग अगर 15 मिनट में अगर वो नहीं हो रहा है, मैक्सिमम 16 से 17 मिनट, इसके ऊपर अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, छोड़ दो उसे, वहीं पे जो अगला क्वेश्चन है उसको पकड़ो, क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क लाने के चक्कर में आप कहीं पर 8 मार्क का नुकसान ना कर बैठो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोगों को प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। अब आता है दोस्तों कि एग्जाम में बहुत लोगों को शौक होता है कि पेंसिल का यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जामिनर को अगर परफेक्ट अगर आंसर दे रहे हो, आप अगर एक्यूरेट अगर आंसर दे रहे हो, तो खत्म, आपके मार्क्स का कंफर्म है। आप पेंसिल पे अपनी वर्किंग नोट्स बना सकते हो, टी फॉर्मेट में अपनी वर्किंग नोट दे दो, अकाउंट बना दो और खत्म करो, दैट्स इजी। और वर्किंग नोट जितनी ज्यादा बनाओगे उतना ही इजी होगा एग्जामिनर को आप क्या करना चाहते हो ये कन्वे करने में, और इट विल हेल्प अस इन अर्निंग गुड मार्क्स। दोस्तों अब ये बात है पेन पेंसिल ये सब चीजों का, बहुत लोगों को शौक होता है कि यार मेरा पेपर है, मैं नया पेंसिल नया पेन लेके जाऊंगा, नया पैड खरीदूंगा। तो दोस्तों ये सब चीजें आई विल सजेस्ट कि आप पहले ही ले लो, आप आज से ही उसका प्रैक्टिस शुरू कर दो। जिस पेन से आपको पेपर लिखना है आप आज से ही उसको यूज करना शुरू कर दो, सो दैट आप उसको यूज टू हो जाओगे। वन मोर थिंग, आप एग्जाम में जो भी पेन से लिखने वाले हो उसको थोड़ा सा यूज करके जाइए, सो दैट
वो फ्लुएंट हो जाएगा इसका इन, और ये आपको राइटिंग स्पीड में हेल्प करेगा। एज फार एज थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इज कंसर्न सच एज एसएफएम एंड कॉस्टिंग, तो दोस्तों एसएफएम का जो थ्योरी है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। मतलब कहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस चीज को लिंक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। आई सजेस्ट कि जो एसएफएम का जो थ्योरी है उसको आप सिंपल वे में करें। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है दैट इज ओके फाइन, ज्यादा टेंशन मत लो उस चीज के लिए, आगे बढ़ो। ये चिंटू जो है दोस्तों ये बीकॉम ही लिख के आ रहा था अपने इसका ऑडिट और लॉ के पेपर में, और इसकी वजह से ये पिछले 2-3 अटेम्प्ट से फेल हो रहा है। दोस्तों हमें ये नहीं करना है। एग्जामिनर से हम लोगों ने इस बारे में बात की थी, क्योंकि ये जो है ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है कि थ्योरी क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करें। तो एग्जामिनर से हम लोगों ने जब बात की तो उनका जो एक व्यू था कि यार तुम लोग इतना लिखते क्यों हो, मेरे पास भी काम है, बोले बाकी सब काम है, तुम्हारे पेपर पढ़ने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं। जो है 4 मार्क का है, 4 पॉइंट उसके रिलेवेंट है, आप बस रिलेवेंट पॉइंट्स लिख दो, आपको आपके मार्क मिल जाएंगे। हम लोग पहले ज्यादा लिखते बैठते हैं और फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि थ्योरी पेपर कंप्लीट नहीं होते। तो दोस्तों हम लोगों को एक आदत लगानी है, आज से ही आदत लगानी है कि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, और जितना स्पेसिफिक पूछा है स्पेसिफिक आंसर लिखो, जनरलाइज लिखने की बजाय। थ्योरी क्वेश्चंस में स्कोर करना इज वेरी मच इजी इफ वी आर राइटिंग द स्पेसिफिक आंसर्स। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि केस स्टडीज को किस तरीके से लिखें। दोस्तों केस स्टडीज को लिखने का एक कॉमन जो फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया था, आप इसको लॉ के लिए डीटी आईडीटी सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो लिखे पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि इशू क्या है, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, उसी को हम लोग रिपीट करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोग प्रोविजंस क्या है, लॉ क्या बोलता है, उसका सपोर्टिंग क्या है। अगर आपको सेक्शन नंबर अगर आप कंफर्म है तो ही लिखे, कंफर्म नहीं है तो उसको ना लिखे, क्योंकि सेक्शन नंबर अगर आपने गलत कोड कर दिया, आपने प्रोविजन सही लिखी है तो भी आपके सारे के सारे मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए सेक्शन नंबर कंफर्म होने पर ही लिखे, अदरवाइज ना लिखे। और चौथा पॉइंट में हम लोग फिर उसको एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन बताएंगे कि इस पर्टिकुलर केस में ये प्रोविजंस किस तरीके से अप्लाई हो रही है। एंड द लास्ट पॉइंट विल बी कंक्लूजन कि इसमें ये कंक्लूजन है, एंड दैट्स इट। ज्यादा आपको लिखना नहीं है, स्पेसिफिक आंसर्स लिखना है, ठीक है। दोस्तों हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हर क्वेश्चन में कुछ तो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोगों को हाईलाइट करने होते हैं। तो आपको एग्जामिनर, आप जो चाहते हो कि एग्जामिनर ये चीज पढ़े, आप उसको इमीडिएटली वहीं पे हाईलाइट कर दो। और इसके लिए आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है कि लाल नीला पीला अलग अलग पेन से हाईलाइट करो। जो पेन से आप लिख रहे हो उसी से आप अंडरलाइन कर लो, खत्म बात, वहां के वहां पे हाईलाइट हो जाएगा और आपके मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली बाकी कैंडिडेट्स के। इसमें एक तीसरा पॉइंट मैं आपको ऐड ये करना चाहूंगा कि जो भी थ्योरी क्वेश्चंस है उसमें आप डायग्राम का यूज करें। डायग्राम का यूज करने से होता यह है कि आप सिंबॉलिकली एग्जामिनर को बता देते हो कि हाँ मुझे ये पॉइंट्स पता है, ये इसके साइड रीडिंग्स हैं, इससे आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखता है और मतलब आपको मार्क्स मिलना एक एडिशनल पॉइंट मिलता है। लास्ट के 5 मिनट में जनरली ये चीज होती है कि लोग एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि हम लोग एक नया क्वेश्चन सॉल्व करें। रादर आप ये चेक कर लीजिए कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो सही से लिखे हैं कि नहीं, उसके क्वेश्चन नंबर जो लिखे हैं वो परफेक्टली लिखे हैं या नहीं, और अगर नहीं लिखे हैं तो उसको आप करेक्ट कर लें। मेरा ही किस्सा है दोस्तों, एसएफएम के पेपर में 16 मार्क का क्वेश्चन था और मैंने उसका क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाला था। क्या फायदा अगर क्वेश्चन नंबर नहीं डालता, अगर मेरी आदत ना होती तो 16 मार्क मेरे सही रह के भी गए थे पूरे हाथ से। तो ये मिस्टेक आप गलती से भी मत करना। ये हुआ दोस्तों हम लोगों की तरफ से पेपर राइटिंग ट्रिक्स का पार्ट। अब जैसे कि हमने आपसे वादा किया था और ये चिंटू भी बड़ी देर से परेशान कर रहा है, सर इसका क्या है, इसका क्या, तो आइए इसका का डिटेल एनालिसिस करते हैं शुभम मंडरा के साथ। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इसका। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका को अलग से क्यों कवर किया है। तो ऐसा सुनने में आता है कि इसका के लिए सीए फाइनल स्टूडेंट्स के मन में अलग ही दहशत है। तो चलो इस दहशत को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कि आपको इसका समझ ही नहीं आता, दूसरा आपको समझ तो आता है लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, और तीसरा आपको समझ भी आ रहा है, आप प्रेजेंट भी कर रहे हो लेकिन आपको मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 1 पे चलते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए एक सॉल्यूशन ऐसा दूंगा मैं कि आप जो भी इसका के टॉपिक्स होते हैं उसको कॉमन चीज से रिलेट करो।
जिससे कि जो इसका के चैप्टर्स है बच्चों को तो बहुत सी बार वो भी याद नहीं होते। अब जैसे मैं पेन लूंगा तो इससे आप इसका के सारे चैप्टर्स जो है इससे आप रिलेट करोगे। सपोज ये पेन है, ये अभी तो सादा पेन है, अब कुछ सालों बाद इसका डिजिटल पेन वर्जन आ जाएगा। तो ये जो डिजिटल पेन वर्जन है, ये सीए फाइनल के स्टूडेंट जो है वो कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 8 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अच्छा, तो फिर किसी कंपनी ने सोचा अच्छी टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, तो क्यों ना इसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। तो फिर उन्होंने पॉलिसी बनाई। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो पॉलिसी बनाते हैं, ये हम कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 1 कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड आईटी गवर्नेंस। अगला जो है, अब ये सब पूरी टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल बोलने के बाद में कोई भी चीज किसी और के हाथ में गिर गई तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? तो इसके लिए करेंगे कंट्रोल्स। ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स लगाएंगे हम, ताकि ये जो पेन है इसका यूज जो है वो सिर्फ लेजिटिमेट यूज हो। अगला है इसका ऑडिट। अब सपोज कंट्रोल्स तो लग गए, तो इसका ऑडिट भी तो करना पड़ेगा। सर, कंट्रोल्स एंड ऑडिट आर डिफरेंट। जी हाँ, कंट्रोल से मैनेजमेंट लगाती है और जो ऑडिटर्स आते हैं वो देखते हैं ये कंट्रोल्स काम कर रहे हैं या नहीं। तो फिर अगला जो चैप्टर इससे कवर होगा वो होगा डिजास्टर रिकवरी सिस्टम। दैट इज अब इस पेन को आपको आग पानी धूल मिट्टी से बचाना है। आग पानी धूल मिट्टी, सर इस पेन को आग पानी धूल मिट्टी से क्या फर्क है? बच्चों, हम सिर्फ इसे रिलेट करना चाहते हैं कि इस पेन को इससे कुछ हो सकता है, तो इसके लिए हम डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाएंगे। तो वो बनाएंगे हम चैप्टर नंबर 4 में। तो अगर सपोज ये पेन है, तो ये पेन बनाने के लिए या फिर इसके सॉफ्टवेयर के लिए कैसे काम करता है, इसके लिए कोई प्रोसेस होंगी। तो प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 5 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें हम ये कवर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। अब ये पेन तो ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद में इसे हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम में लगाना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब सपोज इस पेन से हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, हम इसे लिखने के लिए यूज करेंगे, तो इसको हम कवर करेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। ये पेन विल बी अ पार्ट ऑफ दिस टीपीएस। एंड एट द लास्ट कोई भी नई चीज आती है तो गवर्नमेंट उसके लिए रेगुलेशंस लाती है। तो जब भी पेन के लिए, इस डिजिटल पेन के लिए जब गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लाएंगी, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन, कि जब भी इसका में आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको कोई चीज से रिलेट करो। नेक्स्ट इज वेब 2.0। अब आप इसको कैसे रिलेट करोगे? जब मैं वेब 2.0 बोलता हूँ तो बच्चे चकरा जाते हैं। 100 में से 50 बच्चे तो बोलते हैं कि आज सर लगता है कुछ टेक्निकल पढ़ाने वाला है। नहीं, वेब 2.0 नॉट टेक्निकल। जब मैं बोलूंगा कि मैं आप बच्चों फेसबुक के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब आया इंटरेस्ट। तो जब वेब 2.0 पढ़ोगे या फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, तो ऐसा मत समझो आप वेब 2.0 पढ़ रहे हो, आप ऐसा समझो कि आप फेसबुक पढ़ रहे हो। फेसबुक कैसे काम करता है, या फिर फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है उसको टेक्नोलॉजिकली आप कैसे समझोगे, टेक्निकली आप उसको कैसे लिखोगे, वो आप वो समझ रहे हो। जब आप इस अप्रोच से पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप सब चीज सही तरीके से समझ जाओगे। चलो, तो ये होता है कि किसी भी चीज को रिलेट करना, और किसी भी चीज को रिलेट करने से आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो जाएगी, जो है कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है। अब चिंटू मुझसे पूछ रहा है कि हर चीज को कैसे रिलेट करोगे। तो बात तो सही है, टेक्नोलॉजी तो ऐसा है कि हर एक महीने में, हर 15 दिन में कुछ ना कुछ नया हो रहा है मार्केट में। तो टेक्नोलॉजी हर चीज को बार बार पढ़ना वगैरह ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि अपना इमेजिनेशन प्रोसेस यूज कीजिए, कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसको अपना रियल वर्ल्ड में लाइए। आप समझिए कि जो वो वहां पे हो रहा है वो आप खुद कर रहे हैं। तो ये जो है आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करेगा, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी समझ भी डेवलप होगी, और जब समझ आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली आंसर्स प्रोड्यूस कर पाओगे, और आपको इसका का टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच इज कि आपको पेपर में प्रेजेंट करते नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका इज स्पेशल सब्जेक्ट, तो किसी स्पेशल चीज को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो वैसे ही हमें इसका भी स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। तो जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वैसे हम फॉर्मूला साइड बाय साइड लिखते चलते हैं, तो वैसे ही जब हम इसका पढ़ेंगे तो उसके लिए हम हेडिंग्स और जो चार्ट्स, डायग्राम्स और प्रोसेस होते हैं वो साइड बाय साइड बनाते जाएंगे। तो फिर जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होगा वैसे वैसे आपके पास जो बुलेटेड हेडिंग्स है, जो चार्ट्स है, जो डायग्राम्स है, जो प्रोसेसेस है वो रेडी रहेंगी। तो सर जो चार्ट्स डायग्राम्स है इसका यूज क्या है? तो जब आपने इस टॉपिक को या फिर किसी चीज को समझने के लिए डायग्राम्स या प्रोसेसेस का यूज किया, तो वही चीज जब आप एग्जाम में एग्जामिनर को समझाओगे तब आप वही डायग्राम, वही प्रोसेस, वही बुलेट्स, हेडिंग्स और वही प्रोसेसेस आप डालोगे इसके अंदर आपके पेपर्स में।
इससे दो चीजें को फायदा होगा। एक, एग्जामिनर समझेगा कि आपको प्रोसेस जो हो रहा है जो इसका है उसका आपको क्लैरिटी है एज अ स्टूडेंट। एंड सेकेंडली, आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली दूसरों से अच्छा होगा। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन। जब आप पढ़ाई करोगे तभी चार्ट्स, प्रोसेसेस, डायग्राम्स और बुलेट हेडिंग्स ये जो है आप साथ में बनाते जाओगे। तो चिंटू मुझसे पूछ रहा है कि सर ये जो बुलेट्स है, हेडिंग्स है, ये अंडरस्टैंडिंग करने में इजी आता है, लेकिन जब हम सिर्फ बुलेट या फिर हेडिंग लिख देते हैं तो उसके अंदर कंटेंट क्या है, वो क्या लिखना है और वो कैसे लिखना है वो कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ही करेक्ट पॉइंट पूछा है चिंटू ने। तो फिर इसके लिए हम क्या सोल्यूशन करेंगे? तो जब हम बुलेट्स या फिर हेडिंग्स का नोट्स बनाएंगे, जैसे हम चार्ट्स और प्रोसेस बनाते रहेंगे, तो वैसे ही बुलेट्स के टाइम पे जो हर बुलेट्स में जो हर सेंटेंस है उसकी बुलेट बनेगी तो उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स रहेंगे, तो वर्ड्स हम उठा लेंगे इन द सेंस उसको अंडरलाइन कर लेंगे कि इस हेडिंग में ये जो वर्ड्स है 2 या 3 वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको आंसर में प्रोड्यूस करेंगे। जब हम इसको हाईलाइट कर लेंगे और जब ये प्रोसेस फॉलो होते जाएंगी तो आपको समझेगा कि पूरे इसका के सिलेबस में मुश्किल से 40 से 50 जो टेक्निकल वर्ड्स है जो आप अब तक समझते थे कि बहुत टेक्निकल है, और जब आप ये 40 से 50 वर्ड सीख जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली इसका का आंसर क्वालिटी तरीके से लिख पाओगे, और जब क्वालिटी तरीके से आंसर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो नाउ वी विल शिफ्ट टू अवर प्रॉब्लम नंबर 3। सर हमने पढ़ा भी सब है, हमको समझ भी सब आता है, लेकिन हमको मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अब मार्क्स नहीं आ रहे हैं इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो आपको याद नहीं रह रहा है, या फिर सेकेंड कि आपको चैप्टर पढ़ने का प्रोसेस है वो गलत हो रहा है। तो एज अ पर्सनली जब मैंने सीए फाइनल दिया था और जो मेरे दोस्तों ने भी दिया था, जो कॉमन तरीका है पढ़ाई करने का, हमने ये फॉलो किया था। जो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 है उसको मैंने थोड़ा प्रिविलेज दिया था, क्योंकि वो आते हैं ऑडिट बैकग्राउंड से और लॉ बैकग्राउंड से, तो ऑटोमेटिकली अगर उसको हम वेटेज ज्यादा देंगे तो हम उसमें मार्क्स भी ज्यादा स्कोर करेंगे। फिर उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल्स। कंट्रोल से पार्ट ऐसा है कि हम जो ऑडिट करते हैं वो कंट्रोल्स का करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कोई चीज को कंट्रोल्स कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो ये सीए माइंड जो आपका आर्टिकलशिप का माइंड है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है कि कंट्रोल्स कैसे लगाएंगे, तो ये चीज समझने में आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। तो आप चैप्टर नंबर 3 करिए। इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 8 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज है वो आप खुद से कोरिलेट कर पाओगे, जैसे वेब 2.0 आ रहा है, वो फिर ब्रिंग योर ओन डिवाइस बी बाय ओडी, ऐसे जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं ये आजकल बहुत कॉमन यूज हो रहा है, तो आप इससे जल्दी रिलेट कर पाओगे। तो मैं बोलूंगा कि आप चैप्टर नंबर 8 करिए। फिर इसके बाद बचते हैं चैप्टर नंबर 5, 1, 2 और 4। तो इसके बाद मैं बोलूंगा चैप्टर नंबर 5 ले लीजिए, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड होता है तो समझने के लिए इजी आता है। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 1 और 2 बचे हैं, तो 2 इज अ बिट इजी चैप्टर और मैक्सिमम जो है वो आईपीसी कवर होता है, तो वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा इजी चैप्टर है, उसका बोनस के एंगल से लिए, मतलब उसके अंदर आप टाइम सेव कर सकते हो। और बचते हैं चैप्टर नंबर 1 और 4। तो चैप्टर 1 का ऐसा है कि आप जितना ज्यादा चार्ट बनाओगे, जितना डायग्राफ बनाओगे, जितनी ज्यादा कंसेप्ट समझने के लिए उसके अंदर ऐसा समझो कि आपको मैक्सिमम टाइम चल जाएगा। कंटेंट तो सेकंड थिंग, आपको कंसेप्ट समझना है पहले चैप्टर नंबर 1 का, तो जितना ज्यादा चार्ट्स, जितना ज्यादा प्रोसेस आप लिखोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। और लास्ट चैप्टर नंबर 4 वो वैसे तो काफी टेक्निकल होता है, क्योंकि इसमें डिजास्टर रिकवरी बहुत बड़ी बड़ी बात है जो कभी हम यूज नहीं करते वो करी होती है, तो वो ऐसा है कि आपको मोनोटोनसली पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। फ्रेंड्स, हमने भी सीए किया है और आप भी सीए कर पाओगे, बस आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लीजिए, और प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको लगाइए एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट एटीट्यूड, और आप जल्दी सीए बन पाओगे। और एट द लास्ट बस इतना ही कहूंगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।